नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 29 सितंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी दी। 1 AL पानसरे, 2 SC मोरे, 3 US जोशी फाल्के, 4 BP देशपांडे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 29 सितंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में 7 वकीलों को गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी दी। अनुशंसित वकील इस प्रकार हैं: 1 मोना मनीष भट्ट, 2 समीर जे दवे, 3 हेमंत M प्रचक, 4 संदीप N भट्ट, 5 अनिरुद्ध प्रद्युमन माई, 6 निराल रश्मिकांत मेहता, 7 निशा महेंद्र भाई ठाकुर। एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु ने नई दिल्ली में रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर हुई गोलीबारी की घटना के मद्देनजर मुख्यमंत्री बसवराज S बोम्मई को पत्र लिखकर कर्नाटक के सभी न्यायालयों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट अध्यादेश लाने की मांग की है। एसोसिएशन ने अध्यक्ष एडवोकेट AP रंगनाथ द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, ये आपके संज्ञान में लाना है कि रोहिणी कोर्ट परिसर नई दिल्ली में पिछले सप्ताह हुई घटना वस्तुतः न्यायपालिका पर हमला है। इस तरह की घटनाएं आने वाले लोगों में भय, मन विकृति पैदा करती है। कानून की अदालत यानी न्यायपालिका पर लोगों के विश्वास को भी कम करती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी और लैटिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर मजहर आसिफ की नियुक्ति को रद्द की। न्यायमूर्ति V कामेश्वर राव ने केंद्र में प्रोफेसर राजीव सक्सेना द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें JNU के फैसले का विरोध किया गया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि केंद्र में कोई भी प्रोफेसर इसका अध्यक्ष बनने के लिए योग्य नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनसंघ BJS के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय मौत की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वर्ष 1953 में कश्मीर में निधन हो गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने ये कहते हुए याचिका खारिज की कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के 70 साल बाद दायर एक याचिका पर जांच या आयोग की नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका रिकॉर्ड है और न ही कोई व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है जो उस पर कोई प्रकाश डाल सके। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने वाले आरोपी सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए CBI ने कहा कि अगर पुलिस के सदस्य संबंधित दस्तावेजों और रणनीतियों को लीक करना शुरू कर देते हैं तो जांच विफल हो जाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अपने हलफनामे में कहा, वर्तमान अपराध एक पुलिस अधिकारी और एक वकील द्वारा किया गया है। दोनों भारत में कानूनी प्रणाली की पवित्रता की रक्षा और संरक्षण के लिए बाध्य हैं। उसी तर्क के लिए जिसके लिए अदालतों ने हिरासत में हुई मौतों को अपराध का सबसे खराब रूप माना है, जैसा कि उन लोगों द्वारा किया गया है जो जीवन की रक्षा के लिए बाध्य है। वर्तमान अपराध को इसके कमीशन और इसे करने वाले व्यक्तियों के कारण अत्यंत गंभीर माना जाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वादी पर खिंचाऊ और शरारती आवेदन दायर करने के लिए भारी जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम प्रतिवादी विरोधी नहीं है और वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए है। जस्टिस गौतम पटेल ने वादी लाफिन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को डिफेंडेंट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2 सप्ताह के भीतर 25 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा, इस तरह के वादी समझेंगे कि अदालतें खेल का मैदान नहीं है और मुकदमेबाजी एक शगल नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता को नीट UG 2019 परीक्षा में उपस्थित होने या अपना पाठ्यक्रम जारी रखने के विकल्प का लाभ उठाने का पात्र नहीं मानते हुए उत्तरदाताओं को निम्नलिखित निर्देश दिए। ये न्यायालय मौजूदा मामले के तथ्यों में NEET काउंसलिंग बोर्ड को याचिकाकर्ता को केवल 10 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश जारी करना उचित समझता है।
और प्रतिवादी दर्शन डेंटल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर को भी याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपए का भुगतान करेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में NEET काउंसलिंग बोर्ड और एक डेंटल कॉलेज को प्रोविजनल अलॉटमेंट और एडमिशन के समय कैंडिडेट की ओर से पेश स्कूल सर्टिफिकेट की पूरी तरह से जांच करने में गंभीर चूक का दोषी ठहराया है। जस्टिस अशोक कुमार गौर की सिंगल जज बेंच एक BDS छात्र की रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे उसके एडमिशन के लगभग 1 साल बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नामांकन से वंचित कर दिया था, जब यह पता चला कि वो सीनियर स्कूल एग्जाम में केमिस्ट्री में फेल हो गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व भाजपा सांसद दीनू बोघा सोलंकी की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया। सोलंकी को 2019 में RTI कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के लिए 2019 में एक विशेष CBI अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, जब कार्यकर्ता ने गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी। न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय और न्यायमूर्ति AC जोशी की पीठ ने उनकी सजा को निलंबित करते हुए और उन्हें सशर्त जमानत देते हुए कहा कि CBI अदालत का फैसला धारणाओं और अनुमानों पर आधारित था और फैसला प्रथम दृष्टया गलत था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जांच कमेटी को निर्देश दिया है कि ये जांच की जाए कि सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक धन से लगी नेशनल हीरो की प्रतिमा की जाति का उल्लेख विवरण के साथ संलग्न किया जा सकता है। कोर्ट ने ग्वालियर शहर में स्थापित सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर अंकित टाइटल या नामकरण के मुद्दे पर 2 समुदायों गुर्जर और क्षत्रियों के बीच छिड़े विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के दरमियान ये आदेश दिया। चूंकि विवाद ने ग्वालियर शहर और आसपास के जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी है, इसलिए कोर्ट के समक्ष पेश याचिका में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को उचित निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस शील नागू और जस्टिस आनंद पाठक की खंडपीठ ने अन्य बातों के साथ कहा कि ये देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि नेशनल हीरो अपनी मान्यता और स्वीकृति में व्यापक राष्ट्रीय हीरो नेशनल बने रहे, वे धर्म, जाति, समुदाय या किसी समूह तक सीमित न रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर द्वारा यस बैंक लोन फ्रॉड केस में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने यह आदेश सुनाया। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। गौतम थापर, अवंता रियल्टी लिमिटेड, मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने 2017 से 2019 की अवधि के दौरान आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, सार्वजनिक धन की हेराफेरी का आरोप लगाया था और इनके खिलाफ ECIR के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।